to my channel History Phobia. I'm your friend Mahima, and today we are going to complete our chapter of class 12, that is Bricks, Beats and Bones, the Harappan Civilization. So let's start. We have come to our last topic, that are ancient authorities. So ancient authorities means कि जब हमारे एंशंट में उस टाइम पे जो अथॉरिटीज़ थी वो कैसी थी, तो हमने देखा कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिसीजन इम्प्लीमेंट होते थे हड़प्पन सोसाइटी में, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी थी आर्टिफैक्ट्स में। तो जो वहाँ पे जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स थे जो हमको अलग अलग जगहों से मिले, तो हम देखें कि मिले तो वो अलग जगह से थे, अलग अलग सेटलमेंट से मिले, बट उसमें जो उनकी यूनिफॉर्मिटी थी, मतलब मीन्स उसमें जो बनाने का तरीका जो उसमें था, मतलब उसका रेशियो और सब चीज़, तो वो एक सिंगल मतलब एक तरीके के थे। मीन्स उसमें यूनिफॉर्म रेशियो था। और हम अगर कहीं की भी बात करें, तो जैसे हम जम्मू से गुजरात तक बात करें, तो हमको वहाँ पे सब चीज़ एक यूनिफॉर्मिटी में मिला है, ठीक है। और जो हमको जब हम पढ़ते तो हमको ये पता चलता है कि जो सेटलमेंट्स थे वो स्ट्रैटेजिकली सेटअप हुए थे। मींस उसको पहले प्लान किया गया था, उसके बाद उसका सेटअप हुआ, उसको मतलब इम्प्लीमेंट किया गया। और जब हम वहाँ की बिल्डिंग्स देखते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं मोहनजोदारो हड़प्पा में। हाँ, पब्लिक बाथ देखा हमने, और सीटादेल लोअर हाउस में जो हमने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखा, तो उसमें हमने देखा कि उस टाइम पर जो लेबर थे वो मोबिलाइज होते थे ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब अगर हमारे पास अब ये सवाल आता है कि हु ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज़, मीन्स ये जो एक्टिविटीज़ सब होती थी वो ऑर्गेनाइज कौन करता था, किसके अंडर में सारे डिसीजंस लिए जाते थे और क्या होता था। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ प्लेसेस एंड किंग्स, ठीक है। तो हम जो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को एक लार्ज बिल्डिंग मिली मोहनजोदारो में, जिसका कोई स्पेक्टिकुलर फाइंड नहीं था। और उनको वहाँ पे एक स्टोन स्टैचू मिला जो कि प्रीस्ट किंग, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो फेमिलियर थे उस मेसोपोटामिया हिस्ट्री से, ठीक है। तो जो उनको वहाँ पे स्टोन स्टैचू मिला, उनने उसको प्रीस्ट किंग के नाम से दे दिया, क्योंकि उनने उसको मेसोपोटामिया की हिस्ट्री से इंटरप्रेट करा, ठीक है। और फिर उनको ये नहीं पता था जो रिचुअल प्रैक्टिस होते थे, दोज हु परफॉर्म पॉलिटिकल पावर नॉट नो, मीन्स कि जो पॉलिटिकल पावर जो वहाँ पे परफॉर्म करते थे, क्या वही पॉलिटिकल पावर जो वहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन जो लेते थे, क्या वो भी वही रिचुअल प्रैक्टिसेस फॉर्म करते थे। कि ऐसा अगर हमने बहुत अपने हिस्ट्री में पिछले चैप्टर से पढ़ा है कि जो हमारे प्रीस्ट होते थे पहले के टाइम में, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है उनने बहुत सी जगहों पे, बहुत सी सिविलाइजेशंस पे, ठीक है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि क्या रिचुअल प्रैक्टिसेस जो थी वो पॉलिटिकल पावर जो वहाँ पे परफॉर्म करता था वो दोनों सेम थे कि अलग अलग थे, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट, तो मतलब वहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे कोई रूलर नहीं है, सबके पास इक्वल स्टेटस है, ठीक है। और कोई कोई कहता है कि नो सिंगल रूलर बट मोर, मतलब वहाँ पे है, कुछ कहते हैं कि वहाँ पे कोई रूलर नहीं है, वहाँ पे सब इक्वल स्टेटस सबको मिलता है। और कोई कहता है नहीं, वहाँ पे रूलर है, सिंगल रूलर नहीं है, बट बहुत ढेर सारे हम देखेंगे कि मोहनजोदारो में सिंगल रूलर था, ऐसे ही हड़प्पा में भी सिंगल रूलर था। और अगर हम आगे देखेंगे तो बहुत सी ऐसी सिविलाइजेशंस थी जहाँ पे सिंगल रूलर था, ठीक है। और अगर हम अगर हम दूसरी चीज़ों को देखेंगे, जैसे हमारा हो गया सिंगल स्टेट गिवन सिमिलैरिटीज़ इन आर्टिफैक्ट्स में, हम देखेंगे कि एक सिंगल स्टेट थे वहाँ पे, और सिमिलैरिटीज़ थी आर्टिफैक्ट में, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज रेशियो इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, रेशियो था। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट नियर रॉ मटेरियल्स, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिलते थे वहाँ पे हमको सेटलमेंट्स भी मिलते थे। तो इससे हमको पता चलता है कि वहाँ पे जो हो था वो रूल करता था, ठीक है। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं जो हमारी लास्ट थ्योरी है वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती है, कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिसीजन मतलब कलेक्टिवली टेकन। तो मतलब वहाँ पे जो डिसीजन था वो वहाँ पे लेते थे, इकट्ठा लेते थे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते थे सबकी मंजूरी से। तो अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, दैट इज़ एंड ऑफ सिविलाइजेशन, मींस जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी
वो ख़त्म कैसे हुई। तो आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले 1800 BC जो कि मैच्योर हड़प्पा साइट से, कि चोलिस्तान था वो अबेंडन हो गया। मींस उस चोलिस्तान को लोगों ने छोड़ दिया, मतलब वो ऐसे ही उनको उस चोलिस्तान को लेफ़्ट कर दिया। और जो वहाँ पे पॉपुलेशन का एक्सपेंशन होने लगा न्यू सेटलमेंट्स में, जो कि था हमारा गुजरात, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो वहाँ पे चोलिस्तान में जो लोग थे वो उस जगह को छोड़ने लगे और पॉपुलेशन में एक्सपेंशन हो गया। मींस इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन हो गया न्यू सेटलमेंट्स में, जो कि हमारा गुजरात, हरियाणा और वेस्ट यूपी था। ठीक है, और जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, और वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटीरियल, जो वहाँ पे मतलब जो सिविलाइजेशन की मेन थिंग्स थी, जो सिविलाइजेशन के बारे में बताती थी, उन मटेरियल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। मीन्स उनकी जो यूनिक तरीके की टेक्निक्स थी बनाने वाली, और उनका जो वो चीज़ें जो थी, जो उनका कल्चर को शो करता था, वो सब चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने लगी न्यू टेक्निक्स में बनाने में। और डिसअपीरेंस होने लगा डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स। मीन्स वहाँ पे जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट थे उनका डिसअपीरेंस, मीन्स वो उनका दिखना बंद हो गया इन 1900 BC। ठीक है, और जो हमारे वेट थे, सील और स्पेशल बीड्स और राइटिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स, तो ये सब हमारे डिसअपीरेंस में आ गए आर्टिफैक्ट्स में, जो कि 1900 BC में होने लगा। ठीक है, हाउसेस कंस्ट्रक्शन जो पहले की तरह होता था वो अब नहीं होने लगा। जो टेक्निक्स उस टाइम पे यूज़ होती थी वो यूज़ नहीं होने लगी, अब नई टेक्निक्स आने लगी। जिससे मतलब जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जो पहले टेक्निक्स यूज़ करते थे कंस्ट्रक्शंस पे, कि जैसे जो ग्रेट बात हमारा लार्ज बिल्डिंग पब्लिक स्ट्रक्चर्स जो थे वो सब चेंज होके वो दूसरी टेक्निक्स यूज़ करने लगे। ठीक है, तो जैसे इसमें नीचे है कि नो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर प्रोड्यूस। मीन्स वहाँ पे कोई पब्लिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं होता था जिसमें हमारा ग्रेट बात आता था। मीन्स सीताडेल आ गया। तो दीज वर द थिंग्स। और जो रूलर वे ऑफ लाइफ था वो लेट हड़प्पन्स का वो सक्सेसर कल्चर था। जो मैंने ऊपर आपको रीजंस बताए, जो जिसमें हमारा क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड्स, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर्स, ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप। तो अगर हम इन सारे फैक्टर्स की बात करें तो ये हमारे जर्नली एक मतलब किसी पूरे सिविलाइजेशन के ख़त्म होने की बात नहीं करते। मतलब कि ये हमको ये नहीं बता रहे हैं कि जो पूरा एंटायर जो सेटलमेंट था वो ख़त्म हो गया। ये हमको रीजंस दे रहे हैं सर्टेन सेटलमेंट्स के, कि मतलब कुछ सेटलमेंट्स ऐसे थे जो इस रीज़न के वजह से ख़त्म हो गए। ठीक है, और वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूनिफाइंग एलिमेंट हुआ हो जिसमें हड़प्पन स्टेट जो था वो एक एंड पे आ गया, जिसमें हमको एविडेंस मिले डिसअपीयरेंस ऑफ सील्स एंड पॉटरी एंड बीड्स। तो ये हमारे वेरियस टॉपिक्स थे, जिसमें पॉइंट्स थे। और अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि सक्सेसिव कल्चर मींस मतलब अब जो हमारी जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, अब उसमें रूलर वे ऑफ लिविंग होने लगा था। ठीक है, रूलर वे ऑफ लिविंग होने लगा था। तो ये जो इसमें जो चेंजेस आए उसको हम कहते हैं सक्सेसिव कल्चर। मींस उस जो हमारा पहले कल्चर था उसको आगे उनके लोगों ने ले जाके उसको सक्सेसिव कल्चर कर दिया, उसको अब वो आगे बढ़ा रहे हैं, बट चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो जब टाइम के साथ जो चीज़ें चेंज होती हैं तो उसको हम सक्सेसिव कल्चर बोलते हैं। और हम अदर भी फैक्टर्स हैं जो कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन को इंडिकेट करते हैं, जिसमें आता है हमारा क्लाइमेटिक चेंज, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट में चेंज हुआ इसलिए सिविलाइजेशन का एंड हो गया। वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ, फ्लड आए, और वहाँ पे रिवर्स जो थी वो सूख गई थी, और जो वहाँ पे लैंड थी वो ओवर यूज़ हो गई थी। तो दीज वर द डिफरेंट फैक्टर्स। जो मैंने ऊपर आपको रीजंस बताए, जो जिसमें हमारा क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड्स, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर्स, ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप। तो अगर हम इन सारे फैक्टर्स की बात करें तो ये हमारे जर्नली एक मतलब किसी पूरे सिविलाइजेशन के ख़त्म होने की बात नहीं करते।
मतलब कि ये हमको ये नहीं बता रहे हैं कि जो पूरा एंटायर जो सेटलमेंट था वो ख़त्म हो गया। ये हमको रीजंस दे रहे हैं सर्टेन सेटलमेंट्स के, कि मतलब कुछ सेटलमेंट्स ऐसे थे जो इस रीज़न के वजह से ख़त्म हो गए, ठीक है। और वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूनिफाइंग एलिमेंट हुआ हो जिसमें हड़प्पन स्टेट जो था वो एक एंड पे आ गया, जिसमें जिसमें हमको एविडेंस मिले डिसअपीयरेंस ऑफ सील्स एंड पॉटरी एंड बीड्स। तो ये हमारे वेरियस टॉपिक्स थे जिसमें पॉइंट्स थे। और अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्ट फ्रॉम स्टैंडर्डाइज टू लोकल वेट सिस्टम, डिक्लाइन इन अबेंडनमेंट ऑफ सिटीज़। मीन्स इसमें क्या हुआ, जो वहाँ के लोग जो हमारे स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम यूज़ करते थे वो अब शिफ्ट हो गए लोकल वेट सिस्टम। मीन्स वो अब लोकल वेट सिस्टम यूज़ करने लगे। और वहाँ पे जो अबेंडनमेंट ऑफ सिटीज़ था, मीन्स जो वहाँ पे जो पीपल जो लेफ़्ट कर रहे थे, वो जो सिटीज़ वहाँ पे जो सेटलमेंट लेफ़्ट कर रहे थे, अब उसमें थोड़ा डिक्लाइन होने लगा, ठीक है। और जो अब हमारा सब कॉन्टिनेंट था वो न्यू सिटीज़ में डेवलप होने लगा और कंप्लीट डिफरेंट रीजन बन गया। बट ये हमारा तुरंत नहीं बन गया, इसको एक मिलेनियम टू फॉर सब कॉन्टिनेंट। मीन्स इसको एक मिलेनियम लगा सब कॉन्टिनेंट को न्यू सिटीज़ में डेवलप होने के लिए। अगर अब हम बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है हमारा डिस्कवरिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मीन्स जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उस टाइम पे, तो उनने हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन को कैसे डिस्कवर किया, उनको क्या क्या चीज़ें पता चली, और कैसे उनको पता चला कि यहाँ पे हमारी एक सिविलाइजेशन है, और उसके बारे में और पढ़ना कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले जो था, हमारी जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो फेल इनटू रूइन। मीन्स जो हमारी हड़प्पन सिटीज़ थी वो एकदम डिस्ट्रॉयड हो गई थी। और जो वुमेन बिगेन टू लिव देयर मिलेनियम लेटर। मीन्स आफ्टर अ मिलेनियम वहाँ पे मेन वुमेन रहने आए, ठीक है। तो जब वो वहाँ पे रहने आए तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे उनको स्ट्रेंज थिंग्स मिलने लगी, आर्टिफैक्ट्स जो थे सरफेस पे उनको मिलने लगे, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड्स की वजह से सॉइल इरोजन, और जब वो डिगिंग करते थे फॉर ट्रेजर और प्लोइंग, तो ये सब चीज़ें जब हुई वहाँ पे, तो उनने देखा कि स्ट्रेंज थिंग्स थी। मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको जो क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे कि वो है क्या चीज़। तो जो हमारे आर्टिफैक्ट्स थे वो वहाँ पे सरफेस पे आने लगे ड्यू टू फ्लड, सॉइल इरोजन, डिगिंग फॉर ट्रेजर एंड प्लोइंग, ठीक है। तो अब बात आते हैं हम अपने कुनिंगम कन्फ्यूजन पे। तो जो हमारे कुनिंगम थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ऑफ एएसआई मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें जो एक्सकवेशन हुआ मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो जो हमारे कुनिंगम थे वो प्रेफर्ड करते थे रिटन रिकॉर्ड्स को, जिसमें हमारे टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन आता है, जो कि वो यूज़ करते थे इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉर एज अ गाइड। वो गाइड यूज़ करते थे इन्वेस्टिगेशन के लिए टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन की हेल्प से। तो कुनिंगम जो हमारे थे उनको इंटरेस्ट इन आर्कियोलॉजीज में था, जो अर्ली हिस्टोरिक की में उनको इंटरेस्ट था, जो कि 6th सेंचुरी बीसी की और 4th सेंचुरी बीसी के उसके लेटर पीरियड्स में आती थी। तो कुनिंगम जो हमारे थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे। उनने एक्सकवेशन मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट की, और वो जो थे वो रिटन रिकॉर्ड्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे एज अ गाइड बना के वो रिटन रिकॉर्ड्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे। और उनका जो इंटरेस्ट था वो अर्ली हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी में था, जो कि 6th और 4th सेंचुरी बीसी में आती है। तो जो हमारे कुनिंगम थे उनने क्या किया, उनने यूज़ किया चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स का। मीन्स पिलग्रिम्स कौन होते हैं कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं किसी भी रिलीजियस प्लेस में विज़िट करने के लिए, ठीक है। तो उनने क्या किया, उनके अकाउंट्स को यूज़ किया, और जो कि पिलग्रिम्स के जो कि सब कॉन्टिनेंट में आए थे 4th और 7th सेंचुरी में, जिन टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट को लोकेट करने के लिए जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे, तो कुनिंगम ने उनके अकाउंट यूज़ करे। तो उनने क्या किया, तो कुनिंगम ने कलेक्ट किए, डॉक्यूमेंट किए और ट्रांसलेट किए इंस्क्रिप्शंस को, जो कि उनको विद इन सर्वे मिला।
तो जब फिर वो गए, उनने एक्सकवेशन किया साइट्स पर, उनने हड़प्पन साइट्स पे एक्सकवेशन किया, पूरी सिविलाइजेशन में एक्सकवेशन किया, तो उनको रिकवर हुए आर्टिफैक्ट्स, मीन उनको आर्टिफैक्ट्स रिकवर हुए जो कि एक कल्चरल वैल्यू को दिखा रहे थे। जो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो फोकस था वो हड़प्पा में नहीं, बल्कि उनका जो फोकस था वो गंगा वैली में था, क्योंकि उनका जो मैंने बताया कि जैसे कि उनका मानना था कि फर्स्ट सिटी जो गंगा वैली में ही इस्टेब्लिश हुई थी, तो इसलिए उनका जो सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा था वो उनसे मिस्ड हो गया, मतलब वो उनसे मिस हो गया। अगर और अब बात करें अपने नए टॉपिक की, तो वो है हमारा अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। तो अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन में हमको बताते हैं कि जो हमारे जो सील था वो दयाराम साहनी को मिला अर्ली डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में उनको मिला। तो जो लेयर्स थे मच ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिक लेवल, तो उनको ये पता चला कि जो उधर पे जो लेयर्स थी वो ओल्डर थी अर्ली हिस्टोरिक लेवल में, तो इससे उसका सिग्निफिकेंस बिगिन हुआ उस सिविलाइजेशन का, मीन हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो जो हमारे रखलदास बनर्जी थे, तो उनको भी सिमिलर सील मिली मोहनजोदारो में, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये एक सिंगल लीडिंग एसोसिएशन था। तो अब हम आते हैं अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन पे। अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन में हम सबसे पहले हम बात करेंगे दयाराम साहनी के बारे में। तो जो हमारे दयाराम साहनी थे, उनने डिस्कवर किया सील को हड़प्पन साइट से, जो कि अर्ली डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में, ठीक है। और वो जो सील उनको मिली थी वो एक ओल्डर हिस्टोरिक लेवल से मिली थी, मतलब उसके जो लेयर थी, जिस लेयर में वो सील मिली थी वो ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिक लेवल थी, तो जिसकी वजह से उस सील का सिग्निफिकेंस बिगन हुआ। तो हमारे अगले जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रखलदास बनर्जी, उनको भी सिमिलर सील मोहनजोदारो में मिली, जिसकी वजह से ये हम दर्शाता है लीडिंग सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। मीन्स ये जो दोनों सील थी जो मोहनजोदारो में और जो हड़प्पा साइट से मिली थी, इससे ये पता चलता है कि ये दोनों एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर को हम लोग को इंडिकेट कर रहा था। तो हमारे जो जॉन मार्शल थे, जो कि डायरेक्टर जनरल थे ASI के, जो कि 1924 में थे, तो उनने जब ये फाइंड्स जब उनने देखे, तो उनने अनाउंस कर दिया डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन। तो उनने पूरे वर्ल्ड में डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन को अनाउंस कर दिया कि उनको एक नई सिविलाइजेशन मिली है जो कि ओल्डर है मेसोपोटामिया से। तो जो हमारे SN रॉय थे, उनने अपनी बुक में लिखा कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर। मीन्स मार्शल जो थे उनने इंडिया को 3000 ईयर ओल्डर लेफ्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स फाइंड इन मेसोपोटामिया थे वो मिलते तो थे, बट अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलते थे, बट उनको उस टाइम पे ये नहीं पता था कि वहाँ पे एक और सिविलाइजेशन है जो कि ओल्डर है मेसोपोटामिया से। तो जो हमारे जॉन मार्शल थे, उनने एक मेजर चेंज लाए इंडियन आर्कियोलॉजी में, जिसमें क्योंकि वो एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका एक्सपीरियंस था ग्रीस में और क्रीट में, और उनकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी, उनने इग्नोर किया स्ट्रैटिग्राफी को। स्ट्रैटिग्राफी एक टाइप का मीन्स एक्सकवेशन करने पे, मीन्स जब एक्सकवेशन करते हैं तो एक टाइप की टेक्निक होती है, जिसमें कि जो लेयर्स जब हम उसको खोदते हैं, जब ज़मीन को खोदा जाता है तो उसमें एक पैटर्न होता है, जिसकी वजह से जो हमको आर्टिफैक्ट्स जो मिल रहे हैं उससे हमको पता लगा सकें कि ये कितने ज़्यादा कितना ओल्डर है, और हमको कितने ओल्डर लेयर में हमको मिल रहा है। तो उन्होंने जो स्ट्रैटिग्राफी है उसको इग्नोर कर दिया। तो जो हमारे आर्टिफैक्ट थे रिकवर फ्रॉम सेम यूनिट, तो मतलब उनको ये लगा कि उनको जो आर्टिफैक्ट मिल रहे हैं वो ओल्डर नहीं है, बल्कि वो सेम यूनिट से मिले हैं।
तो जो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन थी वो लॉस्ट हो गई थी, क्योंकि अब वो वहाँ पे जब वहाँ पे वो एक्सकवेशन कर रहे हैं तो उनने जब खुदाई उनका सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रही है, तो उनको क्या लग रहा है कि अब जो सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रहा है तो उनको लग रहा है कि ये सब एक ही जगह से मिले, मतलब कोई उसमें ओल्डर लेयर शो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक बराबर का है, मीन्स वो एक ही चीज़ में है, जिसके वजह से वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन जो आर्टिफैक्ट्स की थी वो लॉस्ट हो गई। तो अब हम आते हैं न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस पे, कि मीन्स अब क्या न्यू टेक्निक्स आई और कौन से नए नए क्वेश्चंस आए। तो जो हमारे रिम वेलर थे जो कि डीजी थे अब एएसआई के इन 1944, उनने नोट की दिस प्रॉब्लम, मीन्स उनने नोट की स्ट्रेटोग्राफी वाली प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो थी वो लॉस्ट हो जा रही थी। तो उनने फॉलो किया स्ट्रेटोग्राफी को और उसने मैकेनिकल डिगिंग को ख़त्म कर दिया। और वो एक एक्स ब्रिगेडियर थे आर्मी के, तो इस एक्स ब्रिगेडियर होने के कारण उनने मिलिट्री प्रिसीजन में एक्सकवेशन किया। तो और ड्यू टू पार्टीशन, इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका था, तो जो मेजर पार्ट्स थे जो इस सिविलाइजेशन के, जो मेजर साइट्स थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। तो सर्वे ऑफ कच्छ, नंबर ऑफ हरप्पन सेटलमेंट्स, तो अब यहाँ पे सेटलमेंट में सर्वे हुआ तो नंबर ऑफ हरप्पन सेटलमेंट हुआ जो कि कच्छ में, और पंजाब और हरियाणा में जब एक्सकवेशन हुआ तो ये इसने भी ऐड कर दिया साइट्स को। तो अब है कि जो हमारे साइट्स हो गए वो है कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा एक्सप्लोर्ड, मीन्स इन सबको मतलब पढ़ा गया, इन सबको एक्सप्लोर किया गया और डिस्कवर्ड हुए, एक्सकवेटेड हुए और फ्लेक्स एक्सप्लोरेशन कंटिन्यूस, मीन्स अभी भी उसमें एक्सप्लोरेशन अभी भी उस पर जारी है, मीन्स अभी भी उस पर इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस पर पढ़ाई स्टडी सब चीज़ कंटिन्यू हो रही है। तो अब हमारे आते कि इश्यूज़, मीन्स क्या क्या इश्यूज़ आए। तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट थे जो कि उसका कल्चरल सीक्वेंस जानना चाह रहे थे उन साइट्स का, और कुछ आर्कोलॉजिस्ट थे जो कि लोकेशन पे उसके स्पेसिफिक साइट्स पे उसकी वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानना चाह रहे थे, मीन्स कि मतलब ऐसा क्या था कि उसी जगह पे वो जो हमारी स्पेसिफिक साइट्स थी उस जियोग्राफिकल एरिया में ही क्यों सिचुएटेड हुई। तो इसमें वेरियस इश्यूज होने लगे और वो क्या क्या फंक्शन वो सर्व करते थे। तो इन 1980 में क्या हुआ, इंटरनेशनल इंटरेस्ट आने लगा लोगों को हरप्पन आर्कियोलॉजी में, मीन्स इंटरनेशनली लोगों को हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला और लोग इंटरेस्ट लेने लगे बाहर से। तो एंड सब कॉन्टिनेंट अब्रॉड में मोहनजोदारो एंड हरप्पा के बारे में पता चलने लगा, तो इंटरेस्ट लेने लगे। तो जो फिर उस टाइम पे क्या हुआ, जब बाहर के लोग इसमें इंक्लूड हो गए अब्रॉड के, तो क्या हुआ, अब मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ होने लगी, जिसमें सरफेस एक्सप्लोरेशन ऑफ क्ले, प्लांट, एनिमल, मेटल, स्टोन्स, इन सब चीज़ों का सरफेस एक्सप्लोरेशन मिनटली एनालाइज होने लगा। तो अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर पास्ट में। तो प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर पास्ट में हमको मटेरियल एविडेंस मिलते हैं जो कि हरप्पन लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि मटेरियल एविडेंस ही हमें हेल्प करा है हरप्पन लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, क्योंकि हरप्पन स्क्रिप्ट से कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिल सकी कि जिससे हम उनके बारे में, पास्ट के बारे में जान सकें। तो मटेरियल एविडेंस में हमारे आते हैं पॉटरी, टूल्स, हमारा ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, तो ये सब हमारे मटेरियल एविडेंस में आते हैं। और ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं जैसे कि क्लॉथ हो गया, लेदर हो गया, वुड हो गया, वो डिकम्पोज हो गए होंगे। तो अब हमारे पास जो बचा है वो है स्टोन, क्ले, टेराकोटा मॉडल जो कि अभी तक बचे हुए हैं। तो अब ये भी हमें पता चलता है कि जो ब्रोकन चीज़ें होते हैं उनको जनरली फेंक दिया जाता था, और जो मे भी हो सकता है कि जो चीज़ें फेंकी गई हों उसमें से कुछ चीज़ें जो यूज़ कर सकें उसको रिसाइकिल कर दिया गया हो, और जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो मे भी शायद अभी तक मिले ना हो, और वो कहीं पे वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स को कहीं पे गाड़ दिया गया हो जो अभी तक मिले नहीं हैं और मे भी शायद फ्यूचर में हमको कभी मिले। तो क्लासीफाइंग फाइंड्स में
हमको दो चीज़ें में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इस फर्स्ट में हम इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, दूसरे में इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। तो मटेरियल में हमारा आ जाएगा स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी, ये इन टर्म्स ऑफ मटेरियल आ जाएगा। और इन फंक्शंस में आ जाएगा जिसमें आर्कियोलॉजिकल डिसाइड करते हैं आर्टिफैक्ट्स और टूल्स के बीच में ऑर्नामेंट्स हैं और क्या वो दोनों रिचुअल यूज़ के लिए यूज़ होते थे या फिर नहीं। तो आर्कियोलॉजिस्ट का फंक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वो क्या करते हैं, वो उनका रिजेम्बलेंस लेते हैं प्रेजेंट डे से। मतलब वो प्रेजेंट डे से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि उनको आर्टिफैक्ट्स मिले वो इस टाइम पे किस फंक्शन के तरह किस फंक्शन में यूज़ हो रहे हैं। तो उसमें एग्जांपल आता है हमारा बीड्स, कॉइन्स, स्टोन ब्लेड्स एंड पॉट्स। और आर्कियोलॉजी का आइडेंटिफाई करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट दे आर फाउंड, मीन्स वो किस जगह पे फाउंड हुए, कि वो घर पे उनको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कि ग्रेव में मिले हैं, कि नाले में मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं। तो वो एक तो हमारा मतलब फंक्शन उसका क्या है, वो कहाँ पे मिले हैं और उनका रिजेम्बलेंस प्रेजेंट डे में क्या है। दो तरीके के हमारे फंक्शंस होते हैं टर्म्स में, वो है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो इनडायरेक्ट एविडेंस भी लेते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस लेते हैं जैसे कि उनने ट्रेसेस ऑफ कॉटन इन सम हड़प्पन साइट्स को फाइंड करने के लिए उनने क्या किया, वो क्लोथिंग पे डिपेंड थे, उनने डिपिक्शंस देखे स्कल्पचर्स में उनने डिपिक्शन देखे। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो डेवलप करते थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, जैसे कि उनने हड़प्पन सील में लिया कि फर्स्ट हड़प्पन सील वाज नॉट अंडरस्टूड, मतलब उसको समझ नहीं पा रहे थे कि उसको किस कल्चर सीक्वेंस में रखे, कि वेयर टू प्लेस इन कल्चर सीक्वेंस। तो उन्होंने क्या किया, वो उसको कंपेयर करने लगे इन कंपैरिजन ऑफ मेसोपोटामिया। तो वो मेसोपोटामिया से कंपेयर करके उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखने लगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मीन्स जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इंटरप्रिटेट करने में किसी भी चीज़ में, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो जो इनको इंटरप्रिटेट करने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वो तब जब वो रिकन्स्ट्रक्ट करते थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। तो तब उस टाइम पे जब वो रिलीजियस प्रैक्टिस को रिकन्स्ट्रक्ट करते थे उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। तो जनरली वो जो चीज़ें यूज़ करते थे इंटरप्रेट करने के लिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट्स लेते थे जो कि अनयूजुअल होते थे, अनफेमिलियर होते थे। तो वो इन दो चीज़ों को वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस से इंटरप्रेट करते थे। इसमें हमारा हो गया इंक्लूड करता है जिसमें टेराकोटा फिगराइंस ऑफ वुमेन हेविली ज्वेल्ड। मीन्स जो टेराकोटा फिगर्स जो मिली हैं, जो कि टेराकोटा मैंने बताया था आपको ब्राउनिश कलर की क्ले होती है जिससे फिगर्स बनाई जाती हैं। तो उनने वहाँ पे देखा कि उनको टेराकोटा फिगराइंस मिली वुमेन की जो कि हेविली ज्वेल्ड, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा, जिसमें उनने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन रखी थी जो, और उनने एलाबरेटेड हेड ड्रेसेस, मीन्स उनने बहुत ज़्यादा उनने मुकुट पहन रखे थे भारी भारी। तो उनने उसको रिगार्ड किया मदर गॉडेसेस से। और उनको रेयर स्टोन स्टैचूज भी मिले ऑफ मैन स्टैंड इरेज्ड इन पोस्चर वन हैंड ऑन द नी सच एज प्रीस्ट किंग। तो उनने ये भी देखा कि उनको स्टोन मिले, रेयर स्टोन मिले जिसमें कि एक मैन था वो एक पोस्चर में बैठा है जिसमें उसका एक हाथ उसके नी पर है। तो वो उसको ये बताते हैं कि वो शायद एक प्रीस्ट किंग होगा। तो और वहाँ पे स्ट्रक्चर भी थे जो रिचुअल सिग्निफिकेंस को असाइन करते थे, जिसमें मैंने पहले आपको बताई थी अपनी पहले वीडियोस में, जिसमें कि हमारा ग्रेट बाथ हो गया, फायर अल्टर्स जो कि हमको कालीबंगन और लोथल में मिले। तो ये सब चीज़ें जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, तो इन सब चीज़ों से वो एक रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे थे हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। तो उनने सबसे ज़्यादा जो उनने चीज़ें यूज़ करी, मतलब बिलीव किया कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, उनने उसको ये बाय एग्जामिनिंग सील को एग्जामिन करके उनने रिलीजियस प्रैक्टिस को उनने वहाँ पे
एग्ज़ामिन किया। तो जैसे हमें सील में हम देखेंगे तो सील में उनको मिला जिसमें रिचुअल सीन्स दिखाए गए थे, जिसमें प्लांट मोटिव्स थे जो कि नेचर वर्शिप को दिखा रहे थे, और सम फिगर शोन सीटेड क्रॉस लेग्ड इन योगिक पॉस्चर्स। मीन्स में क्या हुआ कि उसमें सील्स में कुछ में दिखाया है कि कोई फिगर है जो कि क्रॉस लेग बैठी है इन अ योगिक पॉस्चर्स में, और सराउंडेड बाय एनिमल्स, और जो कि वो पिक्चर है वो एनिमल से सराउंड है, तो जो फिगर है वो एनिमल से सराउंड है। तो ये हमारा डिपिक्ट करता है प्रोटो शिवा को, जो कि मेजर डाइटीज़ ऑफ हिंदुइज़्म। मीन्स वो हिंदुइज़्म में एक बहुत ही मेजर भगवान है। तो ये हमारा मतलब कि एनिमल वर्शिप को दिखाता है, नेचर वर्शिप को बताता है। और कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स भी मिले उनको जो लिंगास को बताता है। तो रिकंस्ट्रक्ट ऑफ हरप्पन रिलीजन मेड एन अजम्पशन लेट ट्रेडिशन प्रोवाइड पैरेलल टू अर्लियर वन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्कोलॉजिस्ट ने हरप्पन सिविलाइजेशन में जो रिलीजन का जो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन किया, तो वो उनने एक अजम्पशन पे किया, क्योंकि जो उनका मानना ये था कि जो लेट ट्रेडिशन थे वो एक एग्ज़ाम्पल, वो हमको एक उनसे लिंक दिखाते हैं विद द पैरेलल हो जाते हैं जो कि अर्लियर वन। मीन्स वहाँ पे ये उनने इसलिए अजम्पशन किया क्योंकि उनको ये लगता था कि वो किसी न किसी तरीके से रिलेट करते होंगे, जो अभी रिलीजन जो कि प्रैक्टिस में चल रहे हैं वो पहले जो अर्लियर वन में है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हरप्पन रिलीजन मेड ऑन अजम्पशन। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट में है कि उसमें क्या होता था, जो कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो जनरली रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वो नोन टू अननोन थिंग्स को पढ़ते थे, वो उससे इंटरप्रेट करते थे, क्योंकि उसमें देखा गया है कि पास्ट जो होता है वो ईज़ियर होता है इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब प्रेजेंट जो होता है वो ईज़ियर होता है इंटरप्रेट करने के लिए एज़ कम्पेयर टू पास्ट, क्योंकि जो चीज़ें हमारी पास्ट में चलती हैं, जो हमारी चीज़ें पास्ट हो चुकी होती है, वही कहीं ना कहीं चेंज होते होते मॉडिफाई होते होते जो हमारे आगे के लोग होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं, वो उस प्रैक्टिसेस में उनका कुछ चेंजमेंट आ जाता है, उसी को मॉडिफाई करते हैं, बट वो उनका जो बिलीफ होता है वो वही होता है। तो इसलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक तो उन्होंने अजम्पशन लिया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हरप्पन रिलीजन के लिए, अजम्प्ट किया, और उसके बाद उनने क्या किया, वो मूव कर रहे थे फ्रॉम नोन टू अननोन, जैसे कि प्रेजेंट टू पास्ट, जिसमें कॉइन्स एंड पॉट्स जो कि है हमारे स्पेकुलेटर ऑफ रिलीजियस सिम्बल्स। मीन्स ये हमको रिलीजियस सिम्बल्स के बारे में दिखाते हैं। और हम बहुत चीज़ों में ये देखेंगे जो हमारे प्रोटो शिवा है जो कि ऋग्वेदा में मेंशन्ड है, उसमें वो गॉड रुद्रा नेम से यूज़ करते हैं, वो गॉड रुद्रा नेम से उसमें यूज्ड हुए हैं, एंड शिवा इन पौराणिक ट्रेडिशन। सो रुद्रा इन ऋग्वेदा नॉट डिपिक्टेड एज पशुपति नॉर योगी। मीन्स क्या था, जो रुद्रा थे इन ऋग्वेदा वो डिपिक्ट नहीं हुए एज अ पशुपति और नॉर योगी। तो मतलब क्या होता था कि जो वहाँ पे वो इंटरप्रेट करते थे कभी कभी वो मैच नहीं हो पाता, जैसे कि हम इस नेक्स्ट पॉइंट पे भी देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कि डिपिक्शन डज नॉट मैच पॉसिबली। और क्या होता था कभी कभी जिसको ये लोग ये प्रोटो शिवा या ये सब चीज़ शिवा ये सब जो उन इंटरप्रेट कर लेते थे, बट एक्चुअली में वो शामन होते थे अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स। तो शामान हमारे जनरली वो होते थे जो कि हम देखे ट्राइबल, जो हमको ट्राइबल में मिलते थे, ट्राइबल सोसाइटीज़ में शामान होते हैं जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी होते हैं, और उनका माना जाता है कि वो सब चीज़ वो उनका बहुत हायर स्टेटस होता है उस ट्राइबल सोसाइटीज़ में, जिनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। और आप इसके बारे में बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे अगर आप एंथ्रोपोलॉजी अपना सब्जेक्ट लेते हैं तो।